हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, प्रेजेंट टाइम में हम लोग का चैप्टर चल रहा है हीट कंडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हम लोग पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं, दूसरा लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो पहला और दूसरा पूरा 100% थ्योरी था और हीट कंडक्शन का पार्ट थर्ड पूरा न्यूमेरिकल था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स था। यह लेक्चर भी कंप्लीट जो होने जा रहा है 100% टोटल न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। और अगला आने वाला जो एपिसोड होगा वह भी 100% इसका न्यूमेरिकल्स होगा। मीन्स कि हीट कंडक्शन से जो भी न्यूमेरिकल आसान से आसान, टफ से टफ हो सकता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। बहुत अच्छी तरह से देखिएगा वीडियो, शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा, अच्छा मार्क लाने के लिए। P100 फिजिक्स मैथ्स डिवीजन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए, तो यह है पार्ट हीट कंडक्शन पार्ट 4। ओके, कम ऑन। देयर आर 4 सेट्स ऑफ द रॉड आर गिवन टू यू। L is so much, L is so much, so much and so much। 4 रॉड है, कोई 4 रॉड हैं, इनकी लंबाई और उनका रेडियस दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है कि ये पहली बात यह है कि कह रहा है कि सेम मटेरियल। देखिए, ये सभी रॉड, चारों रॉड जो है ना, वह सेम मटेरियल के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि के सबका सेम हो गया। और एक बात और है कि डेल्टा थीटा यानी सब पर टेम्परेचर डिफरेंस भी सबका सेम है, ये भी सबका सेम है। तो कह रहा है कि किस रॉड से हो करके मैक्सिमम हीट पास करेगी यदि टेम्परेचर डिफरेंस सबका एक ही रखा जाए, सेम रखा जाए। तो इन विच क्यू ना विल बी मैक्स, इन विच क्यू विल बी मैक्स क्यू का मान मैक्सिमम होगा। इसमें से किसमें क्यू का मान मैक्सिमम होगा, आपको ये बताना है। आपको कि क्यू का मान मैक्सिमम किस में होगा। चलिए, अब आइए इसके आंसर पे। ट्राई टू डू योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करिए कौन सा होगा। कर लिया? आइए, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर क्या आएगा और इसका आंसर कैसे लगाएंगे। आंसर मिलाइए। अब जानते हैं कि क्यू प्रोपोर्शनल टू होता है क्या R स्क्वायर अपॉन L होता है ना। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर बाई L। कैसे? अरे भाई, क्यू बराबर क्या होता है? के ए डेल्टा थीटा इंटू टी अपॉन एल होता है ना। तो के जब एक ही मटेरियल का होगा तो सबका के बराबर हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी सबकी बराबर हो गई, डेल्टा थीटा सबका बराबर दिया है, टाइम इंटरवल सबके लिए सेम होगा। तो बचा कौन? ए क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया यदि रॉड बोला गया है तो जनरली स्क्वायर रॉड है, सर्कुलर रॉड होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। तो सब कुछ पाई भी कांस्टेंट हो गया। तो आया क्या कि क्या शो कर रहा? क्यू प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन एल, ये शो कर रहा है ना। क्यू प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई एल, यस, ये शो कर रहा है। मीन्स कि देखिए, अब एल पर पावर 1 है और आर पर पावर 2 है, तो जिसका पावर ज़्यादा, यानी कि जिसका पावर देख रहे हैं ना, ये 2 पावर है, तो जिसका पावर होगा अधिक, देखिए यहाँ पे पावर है 2, तो जिसका पावर अधिक होगा तो वह ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वह डोमिनेटिंग होगा, वह ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो एल की तुलना में, लंबाई की तुलना में ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन है? रेडियस। जिसका रेडियस ज़्यादा तो वह करेगा ज़्यादा हीट का फ्लो। किसका रेडियस ज़्यादा? देखिए यहाँ पर रेडियस 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 0.5 है, ये तो सबसे कम है, और 1.5 यहाँ पर है। मीन्स कि नंबर 1 पर यह है, नंबर 2 पर यह है। सिंपल सी बात है, बस इतना ही देख करके आप आंसर मार दीजिए। श्योरली दिस विल बी आंसर, अवश्य आंसर होगा। ओके, अवश्य ही आंसर होगा यह। क्यों? स्क्वायर है ना, तो दो का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 4 टाइम्स हो जाएगा, और यह तो 0.5 है, तो ये बटा 2 है, तो ये बटा 4 वैसे ही हो जाना है इसको। तो ये तो सबसे कम हो गया। सबसे कम मारना है तो इसमें मार दें, सबसे अधिक ज़्यादा मारना है, सबसे अधिक इसमें हीट फ्लो होगा तो इसमें मार दें। सीधा डायरेक्ट बिना सॉल्व किए आंसर मार सकते हैं। यस, देखिए किसका रेडियस ज़्यादा है, मार दीजिए। हाँ, अब कहेंगे सर कि लंबाई भी तो सबका अलग अलग है, तो लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लंबाई की देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अब चूंकि ऊपर वह 4 टाइम्स हो रहा है, अब देखिए कि नीचे जो लंबाई है क्या वह 4 टाइम्स से ज़्यादा किसी में दिख रही है? नहीं। देखिए ये 25, ये हाँ है 25, और इसकी लेंथ है 100। देख रहे हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो किसी का भी ऐसा नहीं है 4 टाइम से ज़्यादा का डिफरेंस कहीं नहीं है, इसकी तुलना में किसी का 4 टाइम से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, देख रहे हैं, या इसके देखा जाए तो 2 ही टाइम हुआ, इसका देखा जाए तो 4 टाइम होगा, लेकिन देख रहे हैं कि ये रेडियस का बहुत कम है, तो ये हो नहीं सकता। ये 75 टाइम्स या 4 टाइम्स है नहीं, तो आंसर मार सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट ऐसे अब मारने में आपको कोई दिक्कत हो रही है, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एक लाइन छोटे से छोटे में कैलकुलेशन हम इसका कैसे कर सकते हैं, चलिए अब वही प्रोसेस बताता हूँ आपको। आइए, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी। लेकिन अब इसके अलावा देख करके रेडियस आंसर मारिए। हाँ, बशर्ते थोड़ा चीज़ पर नज़र जरूर डाल दीजिएगा कि देख लीजिएगा कि ये है 100 और ये हुआ है सबका 4 टाइम्स ना, रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर है, ये है 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4, इसका ऊपर करेंगे तो इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बना रहेगा, यह 1/2 हो गया तो 1/4 हो जाएगा, या 1.5 है तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तब भी वह 1.5 का 2.25 हो जाएगा, और वह 4 है ना। ये थोड़ा देखना रहेगा। थोड़ा सा चाहते हैं कि यल को भी लेकर के थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व कर देना, तो आइए वो भी प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, हाँ, इस क्वेश्चन को अक्सर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, क्यू प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना, तो एक काम कर देना है पड़ेगा भाई, देखना सबका चेक करना पड़ेगा ना, तो सबका चेक करना पड़ेगा। चलिए इसका आर का स्क्वायर कर दीजिए, आर का स्क्वायर का सब सेंटीमीटर में है, तो ऐसे इधर 1 का डिजिट ले लीजिए बस, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, देखिए Q1 है, ये हो गया, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 ही रहा, और नीचे क्या है L, तो L मीन्स कितना है 50 है, 50 है। अब यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा कि हमको क्या करा जाए ना, कि देखिए ये 50 है ना, तो 50, 100, 25, 75 देख रहे हैं ना, तो इन चारों का एक एलसीएम ले लीजिए, मीन्स कि कोई ऐसे डिजिट ले लीजिए जिससे चारों कट जाए, यानी कि एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम देखिए 25 का 100 से भी कटे, 50 से भी कटे, 75 से भी कटे, तो क्या हो सकता है 150 हो सकता है, 150 नहीं हो सकता है, तो क्या 300 हो सकता है, हो जाएगा 300, 300, तो 300 विल बी एलसीएम ऑफ ऑल दिस, 300 विल बी एलसीएम होगा ना, देखिए 300 एलसीएम बन जाएगा उसका, तो 300 एलसीएम हो गया। अब इसको 300 लाने के लिए क्या करेंगे आप, इसको अब 300 बनाना है, इसको तो 300 बनाना है, तो नीचे ऊपर 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हुआ 6 और यहाँ 300 मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300, हो गया। चलिए पहला हो गया, जस्ट ऐसे ही दूसरे को कर दीजिए, ऊपर वाले को स्क्वायर कर दीजिए पहले, देखिए Q2 कितना हो रहा है, तो Q2 देखिए ऊपर वाले को स्क्वायर कर दिए, ऊपर हो गया 4, ऊपर हो गया 4, और नीचे देखिए कितना हुआ, नीचे कितना हुआ, नीचे है 100। अब इसको 300 बनाना है ना, 300 मल्टीप्लाई करना है, नीचे ऊपर कर दिया जाए तो हो जाएगा, देखिए तो नीचे हो गया 300 लिख सकते हैं, और ऊपर हो गया 12। चलिए अब ऐसे ही सी पे आ जाए, देखिए बहुत ही अच्छा प्रोसेस शॉर्ट में करने का तरीका। Q3 ले लीजिए, देखिए Q3 ऊपर कितना हो गया 0.5 है, तो 0.5 मीन्स 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो देखिए तो ये हो गया, ऊपर आया 1 और नीचे हो गया 4, और लंबाई पहले कितनी थी 25 थी, तो ये आया 1/100 हो गया है। 1/100 मीन्स कितना हुआ, 300 करना है ना नीचे, तो 300 एलसीएम बनाना है, तो 300 बनाने के लिए नीचे पर 300 मल्टीप्लाई किया जाए, तो ऊपर आया 3 और नीचे आ गया 300। चलिए चौथा भी देख लीजिए, Q4 कितना आया, Q4 कितना आएगा, तो जस्ट वैसे ही यहाँ पर भी करिए, तो R का स्क्वायर कर दीजिए, तो R का स्क्वायर करेंगे तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 2.25, तो 2.25, नीचे कितना हुआ, नीचे कितना हुआ 75 हुआ। अब जा देखिए इसको 300 तक करना है, तो 75 गुणे 4 करेंगे तो 300 होगा, तो 4 से नीचे पर मल्टीप्लाई किया जाए तो नीचे हो गया 300, 300, और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो यहाँ करेंगे बन जाएगा 9। देख रहे हैं सब कुछ आपके सामने है, देखिए फैंटास्टिक वे। पहली बात यह है कि देख करके वैसे ही बिना कोई कैलकुलेशन किए आप आंसर मार सकते हैं, जो प्रोसेस भी बताया हूँ डायरेक्ट देख करके, आर जिसका ज़्यादा है वही होगा, बशर्ते कि यहाँ पर कंपेयर कर लीजिएगा कि किसी में ऐसा ना हो कि 4 गुना से ज़्यादा हो, क्योंकि तब जो स्क्वायर आया है आपका आर स्क्वायर, उसमें कोई डिफरेंस आएगा ना, तो आप लेकिन थोड़ा सा बस देख लेंगे, यहाँ पर देख करके देखिए 2 सबसे ज़्यादा है, इसका स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर है तो ये 4 हो गया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हो रहा है 4, यहाँ पर हो रहा है 1, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2.25 हो रहा है।
अब उसी रेशियो में इसको चेक कर लेंगे। लेकिन थोड़ा भी यदि इसमें कन्फ्यूजन है, नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वाले लगा दीजिए द बेस्ट। देख लीजिए कि सबका एलसीएम क्या हुआ, नीचे सबका बराबर कर दीजिए। तो जानते हैं कि जब डिफरेंट फ्रैक्शन होते हैं, यानी कि भिन्न जब डिफरेंट होती है या डिफरेंट फ्रैक्शन होता है, तो कौन छोटा है कौन बड़ा है, नियम पढ़े होंगे, क्लास 6 7 में पढ़े होंगे। तो जस्ट वही बात है, देखिए हमने सबको बराबर कर दिया, 300 300 300 300 सबको बराबर कर दिया। अब ऊपर जिसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा, यानी कि किसी भी भिन्न में यदि डिनोमिनेटर सबका बराबर है, तो जिसका न्यूमरेटर यानी कि अंश, जिसका अंश बोलते हैं हिंदी में अंश और इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, तो जिसका न्यूमरेटर यानी अंश सबसे ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन, 12, यह है 6, यह है 12, यह है 3, यह है 9, तो ये क्या है 12। तो 12 सबसे ज़्यादा है, 12 सबसे बड़ा है, 12 सबसे अधिक है, तो 12 सबसे बड़ा है। तो ये वाला बी ऑप्शन का है, तो देयरफॉर द बी ऑप्शन विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर होगा फर्स्ट क्लास। अब ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। चलिए ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आईआईटी मेंस और नीट के लिए। बाकी टीजीटी पीजीटी वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं, तो उन सब के लिए तो फिलहाल है ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए वॉल इज मेड ऑफ, ए वॉल इज मेड ऑफ टू इक्वली थिक लेयर P एंड Q। एक वॉल है जो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। यह क्वेश्चन आप कोशिश करिए सॉल्व करने का, निकालने का आंसर इसका। मैं ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ ना, ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो ए वॉल इज मेड ऑफ टू इक्वली थिक लेयर P एंड Q ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, इनर एंड आउटर जो सरफेस का डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड, ये दिया है 72 डिग्री सेल्सियस। ये 72 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी टेम्परेचर डिफरेंस across P है कि P के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, और दिया हुआ है कि Kp इक्वल टू 2 ना, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ P इज ट्वाइस ऑफ Q। ओके, वेरी फैंटास्टिक। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए मैं यहाँ डायग्राम नहीं बनाया हूँ। क्यों नहीं डायग्राम बनाया? आपको सोचने के लिए, आपको करने के लिए कि क्वेश्चन चूँकि डायग्राम बना के बार बार देगा नहीं, आप कैसे करेंगे, लैंग्वेज से पढ़ करके, स्टेटमेंट को पढ़ करके आप डायग्राम कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे ना, क्योंकि जब बना के दे दिया तो आसान हो जाता है। तो आप खुद कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। हाँ, सॉल्व करने की बिल्कुल। पहले डायग्राम बनाइए, तो जैसे मैं बताता हूँ आपको ठीक वैसे डायग्राम बनाइए। आंसर देखिए कितना आ रहा है इसका। इस तरह का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में, यानी कि हीट कंडक्शन पार्ट 3 में मैं ऐसा क्वेश्चन आपको एक सॉल्व करवा चुका हूँ, वहाँ पे डायग्राम बनाया था। हो गया।
चलिए अपना अब आंसर मिलाइए, अब अपना आंसर मिलाइए। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि 2 पी और की एक वाल है। तो चलिए पहले तो एक वाल मैं डायग्राम में बना दूं। देखिए ये 2 वाल हैं, एक वाल ये है, देखिए एक वाल ये है, सपोज करें कि इसका नाम है पी, ये पी है, और एक दूसरा है ना, देखिए ये एक दूसरा है, एक दूसरा वाल है यह जिसका नाम है क्यू। ओके चलिए ये दूसरा वाला है, ये है पी और ये है क्यू, ठीक। और दोनों डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, तो यहाँ पर ये होगा के पी और इसका नाम रख दिया जाए के क्यू। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर दिया हुआ है कि थर्मल कंडक्टिविटी या पी इज ट्वाइस ऑफ द क्यू, मीन्स कि इस लाइन से मतलब हो रहा है कि के पी बराबर 2 KQ। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि इनर और आउटर मीन्स कि अंदर मान लीजिए इधर है, तो यहाँ θ1 है और बाहर का टेम्परेचर θ2 है, तो θ1 माइनस θ2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 72 डिग्री सेल्सियस। और आपको क्या बताना है, मान लीजिए कि यहाँ जंक्शन का टेम्परेचर ये वाला जो है कॉमन सरफेस, तो यहाँ का टेम्परेचर थीटा हो, तो आपको कह रहा है कि एक क्रॉस पी मीन्स कितना होगा ये बताना आपको, मीन्स कि आपको बताना θ1 माइनस थीटा, ये वैल्यू बतानी है आप यहाँ से लेके यहाँ तक के। ओके ये है आपका क्वेश्चन। चलिए मारिए आंसर। हाँ कैसे करेंगे, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। आइए सपोज किया जाए, देखिए सपोज किया जाए कि पूरे को एक माना जाए, दो दीवार है ना, बस दीवार के 2 पार्ट हैं, एक वाल है और एक वाल के 2 पार्ट हैं पी एंड क्यू, तो दोनों को कंबाइंड एक मानिए सिंगल, और इसमें हीट का फ्लो मानिए कि H हो रहा है, और इसमें अकेला मानिए कि H1 हो रहा है। ओके दिस इज द फैंटास्टिक आइडिया। तो क्या होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो होगा क्या कि देखिए ये लाइन में हटा दिया जाए, अब इसकी जो जरूरत तो है नहीं, नोट कर लिया क्वेश्चन। हाँ चलिए, तो क्या कह रहा है कि दोनों सीरीज में है, तो जब आप H की वैल्यू निकालेंगे पूरा कंबाइंड कंपोजिट में H बराबर, तो आपको लिखना होगा K डैश लिखना होगा ना, क्यों, क्योंकि इसका है KP और इसका है KQ, तो दोनों का इफेक्टिव वैल्यू कुछ होगी, तो आपको इफेक्टिव लेना है, तो K डैश हो गया, तो H डैश K डैश और क्या A, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो A ही है, यदि इसका A है तो इसका भी जानते हैं, सभी प्लेट जो भी सभी जो वाल है वह सब एक ही वाल है, तो एक ही क्रॉस सेक्शन एरिया होनी है सबकी। टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा, तो θ1 माइनस θ2 और क्या अपॉन थिकनेस, तो कह रहा है कि इक्वली थिक मीन्स क्या हुआ कि यह और यह दोनों बराबर हैं, यह भी T है यह भी T है, तो क्या कर सकते हैं 2T या 2L कर दीजिए, 2T कर दीजिए, 2T हो गया, कैसे T और T 2T डायरेक्ट। हाँ अब बात रही K डैश बराबर कितना होगा, तो जानते हैं K डैश सीरीज में क्या होता है नियम, सीरीज में क्या नियम है भाई, तो K डैश हमारा क्या है KS है, KS मीन्स कि थर्मल कंडक्टिविटी रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज, रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज में क्या है, तो इन सीरीज में क्या नियम है, जब थिकनेस बराबर होती है तो आपको पता है कि होता है नियम 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2, याद आ रहा है। ओके चलिए, तो K डैश की वैल्यू कितनी हो गई 2K1 यानी 2 इंटू K1 मीन्स पहला वाला KP, और KP बराबर है 2KQ, यानी कि 2K कर दिया जाए, और इसको भी
के क्यू को के मान लिया। देखिए के क्यू को हम के मान रहे हैं, तो के पी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 2k। देखिए 2k इंटू के क्यू का के अपान कितना 2k प्लस के हो गया। देखिए के डैश कितना आया 4k² अपान 3k, के से के कैंसिल, कितना आया 4k अपान 3। वैल्यू पुट कर दीजिए, h बराबर कितना हुआ तो 4k हो गया बेटा। देखिए यहाँ पे 4k हो गया अपान 3, चलिए इंटू ए, तो ए तो वही रहेगा डेल θ1 माइनस θ2 72 दिया हुआ है इंटू 72 अपान 3 इसके पास है ना अभी, इसका 3 नीचे आया और क्या नीचे है 2t ये हो गया और छोटा कर दिए। ये देखिए 3 और ये 2 6 हो गया और 6 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 और 2 12 12, तो ये आ गया। देखिए 4k तो है ही, तो 4 देखिए बेटा 4k है ही, ए है ही इंटू और क्या हो गया यहाँ पे इंटू, यहाँ पे हो गया 12 इंटू 12 अपान कितना हुआ अपान t हो गया। क्लियर हो गया। अब चाहे तो और छोटा करना, नहीं रहने दीजिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए तो 48 लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो 48 और क्या के ए अपान टी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, यस फैंटास्टिक। तो ये था हम लोग का टोटल एच, मीन्स कि एच पूरे वाल को सिंगल माना जाए तो हीट का फ्लो कितना है, मीन्स कि व्हाट इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द हीट। तो रेट ऑफ द फ्लो ऑफ हीट इज एच इक्वल टू सो मच, निकल लिया। आइए अगला पॉइंट, अब क्या चाहिए हम लोग को, अब हम लोगों को चाहिए H1 चाहिए, यानी कि केवल P का देखना है। अब तो अब हम लोग को H1 चाहिए, चलिए केवल P देखना है। चलिए अब हम जा रहे हैं H1 निकालने। तो H1 बराबर कितना हुआ, Kp बराबर 2k है, तो 2k ए वही रहेगा, डेल्टा थीटा यही तो बताना है इसका डेल्टा थीटा क्या है θ1 माइनस थीटा, डेल्टा थीटा ले रहे हैं इंटू नॉट इंटू, चलिए एच लिखे हुए अपान क्या अपान थिकनेस, तो थिकनेस इसकी टी है, हो गया। ये है इक्वेशन नंबर 2। चूंकि जानते हैं कि दोनों बराबर हैं आपस में, तो दोनों बराबर हैं तो दोनों को बराबर कर दिया जाए। चलिए आ जाइए, तो अब दोनों को बराबर कर दीजिए। तो सिंस h इक्वल टू H1, सिंस h इक्वल टू H1, तो therefore what will happen now, 48 Ka अपान T इक्वल टू H 2 Ka इंटू डेल्टा थीटा अपान T, हो गया। T से T कैंसिल, Ka से Ka कैंसिल, हो गया। 2 से कैंसिल हो गया, कितना आएगा 2 से करेंगे तो 4 है 24, तो 24 आ गया। तो आया कितना, सब कुछ कैंसिल हो चुका है, तो आया कितना देखिए, हाँ आया कितना, तो बचा क्या, इधर देखिए सब कुछ कट गया है, ये बचा और इधर ये, मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा थीटा इक्वल टू 24 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फैंटास्टिक एंड फाइनल आंसर। तो 24 डिग्री सेल्सियस विल बी योर आंसर, हो गया। तो ध्यान देना है, देखिए यहाँ इफेक्टिव कैसे निकाला जा रहा है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो आंसर कितना है, खाली आंसर नहीं नोट करना कि ऐसा आंसर है, क्या करेंगे आंसर जानकर उसका प्रोसेस, हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, एच बराबर H1 कर रहे हैं और एच रखने के लिए के डैश कैसे निकाले हैं। के डैश निकालना खुद ही आपका एक क्वेश्चन है जो कि बार बार आता है। अभी कल के लेक्चर में मैं आपको बताया था, मीन्स कि हीट कंडक्शन पार्ट 3 में देखे होंगे, लास्ट में हीट कंडक्शन पार्ट 3 का लास्ट में देखे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कलेक्शन दिया गया है, हाँ ठीक है। इसलिए पूरे वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखने की जरूरत होती है। शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो के एक एक लाइन को देखना बहुत ही जरूरी है। क्यों, कि कौन सा क्वेश्चन उसमें से आपको टॉप कर देगा, इससे सबको देखना है, सभी क्वेश्चंस को।
पता ही कहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, कहाँ पर कौन सी लाइन दी हुई है, कौन सी ऐसी लाइनें जो आप नहीं जानते, कौन सी बहुत सारी लाइनें होंगी आप जानते होंगे, कौन सी ऐसी लाइनें जो आप नहीं जानते हैं वो कहाँ है वीडियो में। तो इसलिए ये नहीं छोड़ के आगे पीछे नहीं, जम के देखने हैं बेटा, बहुत अच्छी तरह से देखना है, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाते भी रहिए। सब हो गया। चलिए देखिए, तो बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, यह भी एक अभी जैसे बताया हूँ, ठीक। देखिए अभी आया हुआ एग्जाम में कई बार है, डाटा थोड़ा बदल दे रहा हूँ, क्वेश्चन अभी सॉल्व किया हूँ, तो आपको मैं देखता हूँ और मार्कर निशान देखिए आप क्या सही सॉल्व कर देते हैं उसको। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं सब। चलिए देखिए, कह रहा है कि विथ फॉलोइंग सिलिंड्रिकल रॉड will conduct maximum amount of the heat when their ends are maintained at the same steady temperature। देखो बेटा, यहाँ पर भी ठीक वैसे ही है ना, स्टडी स्टेट है, ठीक, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है, और क्या, सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर है। और क्या क्या दिया है देखिए, ए ऑप्शन में दिया हुआ है कि L इक्वल टू 1 मीटर, L इक्वल टू 1 मीटर और R इक्वल टू दिया है 0.01 मीटर। बी ऑप्शन, बी दिया है L इक्वल टू 1 मीटर और R इक्वल टू 0.02 मीटर। सी ऑप्शन दिया है L इक्वल टू 2 मीटर एंड R इक्वल टू 0.01 मीटर। और डी ऑप्शन दिया हुआ है L इक्वल टू 2 मीटर एंड R इक्वल टू 0.02 मीटर। ओके, तो अब क्या पूछ रहा है, इन विच मैक्सिमम हीट फ्लो इन सेम टाइम इंटरवल। हमारी आंसर ए बी सी डी अभी बताया हूँ एक क्वेश्चन नंबर जस्ट इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था मीन्स नंबर 1 पे यही था ना। हमारी जल्दी निशान किस में मारेंगे आप? जब आपको कंपेयर करना है, ठीक, तो आप जैसे 0.01 है बेटा, तो देखिए यहाँ पर भी 2 स्थान पे 10 यहाँ पर भी 2 स्थान पे 10 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आप चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में, कोई टेंशन नहीं। तो 100 से मल्टीप्लाई सब में कर रहे हैं तो रेशियो चुकी है, तो सब में करेंगे तो यंत्र पड़ेगा नहीं। वह हो गया 1, यह हो गया 2, यह हो गया 1, यह हो गया 2। हाँ, तो दो में 1 1 है, 2 में 2 2 है, चेक कर लीजिए। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो 1 1 2 2, तो इसका तो एलसीएम ही बन जाएगा 2। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, एलसीएम भी बन जाएगा 2। दोनों तरफ से चेक कर लीजिए। हाँ आइए अब यह देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 0.02 है, हाँ मान लीजिए आंसर। तो बहुत ही साफ बात है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन आप देख रहे हैं, कैसे मारेंगे अब यहाँ पे निशान कैसे आप मारेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर 2 1 हैं और 2 1 डिजिट दी हुई है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर 0.01 और ये 0.0, ये दोनों तो वैसे ही हटा दीजिए, पहले ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, पहले क्यों नहीं हो सकता, क्यों जानते हैं कि यार इफेक्टिव होता है, तो ये तो वैसे ही नहीं होना है या तो यह या तो यह, इन दोनों में से कोई एक आंसर होना है। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब जब ये क्लियर है कि या तो यह होगा या तो यह होगा, तो जिसका लेंथ छोटा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स कि Q प्रोपोर्शनल टू R² है ना, तो जिसका L छोटा उसका Q ज़्यादा। तो L किसका छोटा, देखिए, तो या तो यह इसका है 1 मीटर और इसका है 2 मीटर, तो ये 2 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ज़्यादा है, तो इसका हीट कम हो जाना है। आंसर हो गया कौन सा, तो आंसर हो गया दिस, बी इज द फैंटास्टिक आंसर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हाँ देखिए कितना आसान है, तो बी इज द आंसर। आप चाहें एलसीएम निकाल के चेक कर लें, श्योरली दैट विल बी द आंसर, तो बी विल बी द आंसर। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट।
हाँ, ये सब आपके एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए प्रोसेस आपको मालूम हो गया कैसे करना रहता है। चाहे तो एलसीएम निकालिए, डायरेक्ट मार सकते हैं तो डायरेक्ट मार दीजिए, या तो एलसीएम निकाल दीजिए। और बहुत ही वो है तो सिक्योरिटी के लिए रहा हूँ कि मतलब क्या करिए, वो वहाँ पर बहुत ही है, नहीं समझ में आ रहा है तो एलसीएम निकालिए। कितना टाइम लगेगा, 1 1 2 2 का एलसीएम 2 हुआ, और सबका नीचे 2 करना है। तो 2 में तो 2 2 है ही नीचे, 2 में तो 2 2 है ही, और जिसमें नहीं है, जिसमें 1 है नीचे डिनोमिनेटर जिसका 1 1 है, तो नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबका एलसीएम बराबर हो गया, बस हो गया ना। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। बहुत ही सारे क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए कह रहा है कि 2 रॉड्स ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। देखो भाई, कह रहा है कि 2 रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, 2 rods of different materials, A1 रेशियो A2 इक्वल टू क्या है, 1:2 है, और K1 रेशियो K2 इक्वल टू 4:3 है ना। 2 रॉड है और दोनों का रेशियो, एक क्रॉस सेक्शन एरिया और थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो दिया हुआ बेटा। कह रहा है इक्वल टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो बोथ rods are at equal temperature difference, both rod at equal temperature difference, okay। कह रहा है कि let amount of rate of flow of heat, let rate of flow of heat are same, then what is ratio of their length। ओके, मार दीजिए इनसा फटाफट तो, हाँ ऐसा मार दीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देते हैं, चलिए मारिए आंसर। 3:2, बी 2:3, सी 4:3, ठीक, और डी दिया है 3:4। ओके, सॉल्व करिए। हाँ सॉल्व कर दिए बेटा, हो गया। आइए देखिए क्या क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 2 रॉड्स ऑफ द डिफरेंट मटेरियल, यानी कि उनका के का मान अलग अलग है, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी उनकी अलग अलग है। फिर क्या कह रहा है, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो देखिए दिया है 1:2, K1 K2 का रेशियो दिया है 4:3, और क्या है कि बोथ रॉड्स आर एट इक्वल टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि दोनों रॉड को एक ही टेम्परेचर डिफरेंस पर रखा गया है। फिर क्या कह रहा है, लेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आर सेम, यानी कि दोनों में यदि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम हो, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, तो बताइए कि उनके लेंथ का रेशियो क्या है। बहुत ही सिंपल, सॉल्व कर दीजिए, हो गया। चलिए तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, 2:3 विल बी द आंसर, परहैप्स सॉल्व करने पे आना चाहिए 2:3 आना चाहिए ना। चलिए फिर आप मार दीजिए निशान, बी वाले पे मार दीजिए, और ये सॉल्व करके चेक कर लिया जाए कि बी ही रहेगा कि नहीं। चलिए ओके, आइए। हाँ तो बी
नंबर को चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, क्वेश्चन में क्या मेन बात थी, क्वेश्चन में मेन बात यह थी कि H1 बराबर H2 है ना, H1 बराबर H2 है, तो H1 निकाल दीजिए, H2 निकाल दीजिए और दोनों की वैल्यू बराबर कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। H1 कितना होगा, डायरेक्ट लिखिए फटाफट, K1 A1 डेल्टा थीटा अपॉन L1 बराबर K2 A2 डेल्टा थीटा अपॉन L2। अब जब देखिए, यदि इसमें से कोई फार्मूला आपको न मालूम हो कि एस बराबर क्या होता है या क्यू बराबर क्या होता है या टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं ना, बिल्कुल नहीं सॉल्व होगा। तो इसलिए सबसे पहला काम, पूरी थ्योरी 100% तैयार हो, पूरी थ्योरी तैयार हो, पूरा सब जितने भी फार्मूला है, जितना भी बताया हूँ इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारे फार्मूला सब कुछ तैयार हो, देखिए फिर आसानी से कैसे सॉल्व होता है। चलिए हो गया बेटा, आइए अब डेल्टा थीटा यहाँ पर भी है, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा थीटा यहाँ पर भी, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। ओके, अब जा देखिए फिर क्या हो रहा है, L1 L2 का हमको रेशियो बताना है ना, L1 को उधर भेजिए, तो L1 अपान L2, देखिए बेटा L1 उधर गया तो L1 बाई L2 वहाँ जहाँ था वहीं रहा, तो L1 बाई L2 हुआ, बाकी सबको इधर ला दीजिए। तो इधर पहले से क्या था, पहले से था K1 A1, देखिए K1 A1 अपान K2 A2 हो गया, बस। देखिए अब यही पूछा था A1 बाई L2, अब K1 बाई K2 और A1 बाई A2 सॉल्व हो गया। एक K1 बाई K2 का रेशियो दिया हुआ, K1 बाई K2 है 4/3, तो ये हो गया 4/3 इंटू A1 बाई A2 का रेशियो भी दिया है 1/2, तो ये हो गया 1/2, 2 से कैंसिल हुआ, कितना हो गया 2/3, मीन्स कि L1 बाई L2 बराबर कितना आया 2/3, यानी 2:3, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर, बी ऑप्शन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन, आसान से आसान, कठिन से कठिन, टफ से टफ, सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लिए, सॉल्व करिए, निकालने का तरीका बहुत ही फास्ट, ताकि एग्जाम में कोई भी आपको प्रेशर ना हो। हाँ आइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि डिटरमाइन टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, डिटरमाइन टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। ओके, क्या है कि जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, और दिया कैसे है, बना करके डायग्राम दिया है, बेटा एक डायग्राम बना होगा, देखिए यह डायग्राम बना होगा, और यहाँ पे दिया है बाहर की साइड में 96 डिग्री सेल्सियस, और हाँ और इधर दिया है 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ये दिया है 0.32 मीटर ये, और इधर दिया है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, हो गया बेटा। इसका वैल्यू दिया है K1 का, बेटा ये दिया है 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, और K1 दिया है इसका 0.32, और इसका है K2 दिया हुआ है 0.14। ओके, तो जंक्शन टेम्परेचर कौन है, ये है जंक्शन, ये है जंक्शन आपका, इसका टेम्परेचर कितना होगा, मान लिया थीटा, हीट का फ्लो, ये हो रहा है हीट का फ्लो है। चलिए मारिए जल्दी से फटाफट, थीटा का मान निकाल दीजिए, सब कुछ तो दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं। जंक्शन टेम्परेचर मारिए आंसर कितना रहा, कैलकुलेट करिए, हो गया। चलिए आ जाइए, मैं सॉल्व कर दूँ, चलो बेटा। तो जंक्शन टेम्परेचर का फार्मूला जानते हैं, K1 L1 थीटा 2 ना, K1
एक मिनट। हाँ ठीक है, K1 L1 थीटा 2 था ना, ये आता है फार्मूला, प्लस K2 L2 थीटा 1 K1 एक सेकेंड बेटा, ये गलत थोड़ा सा हो रहा है। हाँ अरे ये वाला है ना फार्मूला, हाँ ये वाला कर दिया जाए, K1 थीटा 1 बाई L1 प्लस K2 थीटा 2 बाई L2, हाँ अपान कितना आता है, K1 बाई L1 प्लस K2 बाई L2, ये ना आता है क्यों? यही है। तो चलिए या अब छोटा कर दिया जाए थोड़ा सा, जो लिख रहे थे उस वाले फार्म में L2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो K1 थीटा 1 L2 प्लस K2 थीटा 2 L1 अपान LCM आएगा L1 L2, और यहाँ पर K1 L2 प्लस K2 L1, बेटा तो नीचे यहाँ पर भी आया L1 L2, यहाँ नीचे भी आया L1 L2, L1 L2 इसका ऐसा दोनों कैंसिल हो गए, बचा यह। अब ये छोटा हो गया, अब इसी में सारी वैल्यू की पुट कर दिया जाए इसी में। चलिए थीटा बराबर K1 का मान कितना देखिए 0.32, तो 0.32 K1 थीटा 1 96 L2 4.2 प्लस K2 सॉरी K1 हो गया बेटा, K1 0.32 96 डिग्री सेल्सियस थीटा 1 हो गया, L2 4.2 हो गया, प्लस K2 की वैल्यू 0.14 हो गया, और थीटा 2 इंटू 8 इंटू L1 मीन्स दिस L1 3.6 अपान K1 L2 देखिएगा, K1 0.32 L1 3.6 प्लस K2 L1 K2 0.14 K2 L1 इंटू 3.6 ओके, एंड सॉल्व दिस, सॉल्व कर लीजिए। हमारा बेटा गुणा भाग करो जल्दी जल्दी फटाफट, कर लोगे? चलो तो करने के बाद आया क्या है मैं बता दूं आपको, ये करने के बाद आया है 72 डिग्री सेल्सियस, मैंने गुणा किया बेटा, आया है हाँ 72 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 72 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ सॉल्व कर लो बेटा, इसको गुणा भाग कर लो जल्दी फटाफट। आज बेटा अगला क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में आपके एग्जाम में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि यहाँ पर एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ, यह है एक हॉलो सिलेंडर। तो यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ बेटा क्या मैजिकल ट्रिक ना, थोड़ा भी कठिन क्वेश्चन है तो आप उसको देखते ही मार दीजिए निशान फटाफट। तो मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ मैजिकल ट्रिक, देखिए यदि वो तैयार है तो ऐसे कठिन क्वेश्चंस को आप कितने आसानी से तुरंत ऐसा मार देंगे, कुछ करना ही नहीं है। चलिए मैं दोनों तरह से बता रहा हूँ आपको। तो यह एक हॉलो सिलेंडर बेटा, ठीक, और देखिए बीच का हिस्सा ऐसे बना दिया जाए थोड़ा, ओके। देखिए अब है क्या इसमें कि ये बाहर का पोर्शन,
ये बाहर वाला पोर्शन है ना, देखिए ये बाहर वाला पोर्शन हो गया ये इतना, देखिए ये बाहर का पोर्शन हो गया, ये वाला हो गया। ये है, अब देखिएगा अंदर का रेडियस, ये एक्सिस है, अंदर का रेडियस है R1 और बाहर का रेडियस है R2, ये इतना है R2। और कुछ दिया हुआ है, अंदर का थर्मल कंडक्टिविटी, जो ये मेटल है, यानी कि जो ये जिसका ये बना है अंदर वाला, दोनों दो मेटल के बने हुए हैं, अंदर वाला कुछ और है, अंदर वाला कुछ और है, और ये बाहर का कुछ और है। तो अंदर की थर्मल कंडक्टिविटी है K1 और बाहर वाले की है K2 थर्मल कंडक्टिविटी। और एक बात और दिया हुआ है कि R2 बराबर 2R1 दिया है, मीन्स कि बाहर का जो रेडियस है बाहर वाले का, वह अंदर वाले के रेडियस का ट्वाइस है, 2 गुना है। और टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ दिया हुआ θ1 और यहाँ पे दिया है θ2, टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है। ये बात और भी कह रहा है कि स्टडी स्टेट है, नो लॉस ऑफ हीट है, मीन्स कि नो लॉस ऑफ हीट है ना इन स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट हो बेटा, ये दिया हुआ है कि इन स्टडी स्टेट, है ना। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी नेट थर्मल कंडक्टिविटी। व्हाट विल बी नेट थर्मल कंडक्टिविटी, ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी नेट थर्मल कंडक्टिविटी, हो गया। हाँ, अब जहाँ पर देखिएगा कि एक बात और कहा है कि K1 बराबर 4K2, क्या कह रहा है, हाँ K1 बराबर ना बेटा, K1 बराबर 4K2 कह रहा है। ओके, तो कह रहा है कि व्हाट विल बी नेट थर्मल कंडक्टिविटी। यार हमारे निशान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके IIT एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सॉल्व करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की इसको। हो बेटा, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके IIT एग्जाम में आया हुआ है, एक बार कोशिश करिए। देखिए आ रहा है क्वेश्चन, और ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, P100 फिजिक्स। ऐसे क्वेश्चंस को मैं अभी आपको मैजिकल ट्रिक बताता हूँ, देखते ही बिना पेन उठाए आंसर मार सकते हैं। हाँ लेकिन पहले नहीं, ट्रिक मैं बाद में बताऊँगा, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बार इसको सॉल्व करने की पहले कोशिश करिए, और उसके बाद मैं बताता हूँ ही पूरा ज़बरदस्त अभी आपको। हो गया, चलिए यह है, देखिए यह है θ1 और यह है θ2, यानी कि इधर का टेम्परेचर θ1 है, उधर का टेम्परेचर θ2 है। क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हैं आप, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी होगी, ठीक, बाहर वाले की, और इसी क्रॉस सेक्शन एरिया अंदर वाले की कितनी है, इसकी कितनी, इसी रेडियस R1 है, उसकी रेडियस R2 है, और रेशियो दिया हुआ है R2 बराबर 2R1। क्या करेंगे, नो लॉस ऑफ हीट इन स्टडी स्टेट, व्हाट विल बी द नेट थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बाहर, देखिए बाहर यानी कि बाहर मीन्स कि जो एक सिलेंडर है तो उसके R1 अंदर का जो रेडियस लिया गया, हालो टाइप का लिया गया, हालो नहीं है, अंदर क्या है वह देखिए हालो बनाया गया है, लेकिन अंदर ये दूसरा मटेरियल का सिलेंडर है और बाहर दूसरा मटेरियल लगा हुआ, जैसे केबल वगैरह नहीं होती हैं,
केबल, तो अंदर कुछ और रहता है, बाहर कुछ और रहता है, उस तरह से केबल है। देखिए तो अंदर K1 का मेटल है, बाहर क्या है, K2 का है। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि पूरा हीट फ्लो कितना होगा, पूरे सिलेंडर में हीट फ्लो कितना होगा, तो बहुत ही आसान है सॉल्व करने का तरीका इसका, वेरी फैंटास्टिक। क्या करेंगे, पूरा हीट फ्लो कितना होगा पूरे सिलेंडर में, माना H है, और केवल अंदर कितना होगा, तो इसको मान लिया हम H1 होगा। क्यों? क्योंकि रेट अलग अलग होगा, थर्मोकंडक्टिविटी अलग अलग है उनकी, अलग अलग मेटल के बने हुए हैं। इसमें थर्मोकंडक्टिविटी, इसमें रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, माना H2 होगा। तो इसका रेट ऑफ, अंदर वाले का रेट ऑफ फ्लो H1 मान लिया और इसको H2 मान लिया। अब पूरा हीट ऑफ फ्लो कितना होगा, तो यानी मैं पूरे की बात करूं तो सपोज करिए H हो रहा है पूरा, तो अवश्य ही H बराबर H1 प्लस H2 होना है कि नहीं होना है। मेन कंसेप्ट जो है, जो जहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, वह यही है, H बराबर H1 प्लस H2 होना चाहिए कि नहीं। जब तक ये लाइन नहीं आपको आएगी ये वाली, तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो पहली बात, H बराबर H1 प्लस H2 मीन्स, फिर से सुनिए, अंदर का जो पोर्शन है उसमें कितना हीट फ्लो हो रहा है, माना H1, बाहर वाला जो ये कलर दिख रहा है, बाहर वाला पोर्शन, माना उसमें हो रहा है H2। तो पूरे सिलेंडर में हीट का फ्लो कितना है, H बराबर H1 प्लस H2। हो गया। चलिए अब जब देखिए तो क्या पाए हम लोग, H इक्वल टू H1 प्लस H2 पाए। अब मैं कहूँ आपसे कि यह H बराबर क्या होगा, हाँ, H बराबर क्या होगा, तो H बराबर H1 प्लस H2। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। H1 की वैल्यू पुट करिए, H2 की वैल्यू पुट करिए, H की वैल्यू पुट करिए और फिर सॉल्व करिए। चलिए ट्राई टू डू, हाँ कोशिश करिए। K डैश की बात मान आपको बताना है बेटा। चलिए मैं करूँ, आ जाओ मैं करता हूँ। चलिए आप छोड़िए, आइए मैं कर रहा हूँ। देखो बेटा, अब पहले तो H का मान निकाल लो। तो अब पूरे का हम लोग मान लें कि इक्विवेलेंट जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K डैश है, क्योंकि यही तो बताना है हम लोगों को, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी तो बताना है। K डैश मान लिया जाए। चलिए चल बेटा, तो H बराबर क्या लिखोगे, H बराबर आप लिखेंगे K डैश A मीन्स पाई 2R का होल स्क्वायर। तो K डैश K A हो गया, और क्या, डेल्टा थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान क्या, अपान जो लेंथ है, तो लेंथ मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की L है, तो आप मान हो गया L हो गया, A हो गया H हो गया बेटा, इक्वल टू किसके, H1 प्लस H2। अब H1 और H2 को लिखना है। आइए तो चलिए बेटा, अब इसको थोड़ा छोटे में लिखा जाए, K डैश पाई 2R का होल स्क्वायर, तो यह स्क्वायर कर दें, तो 4R स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान L इक्वल टू, अब ऐसे ही H1 लिखिए। तो हाँ बेटा H1 लिखिए, H1 का रेडियस है R1 हो गया। आ जाइए, तो क्या करेंगे आप, अब देखिएगा K1 जैसे यहाँ लिखे पाई R1 स्क्वायर, K1 पाई R1 स्क्वायर, ओके फैंटास्टिक हो गया बेटा। टेम्परेचर डिफरेंस तो वही है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान क्या, L रेल ही रहेगा, प्लस अभी H2 है, तो H2 को कहाँ लिखा जाए, चलिए यहीं लिखते हैं, हाँ यहीं पे लिखते हैं बेटा। चलो हाँ आ जाओ, देखो तो और बेटा H2 देखा जाए, तो H2 बराबर कितना होगा, H2 किसका है, H2 बाहर वाले का है, बाहर वाले का है ना H2। चलो तो बाहर वाले का ले लो, तो क्या करोगे, K2 A पाई, हाँ बोलो अब जल्दी बोलो, यही टेक्निकल पॉइंट है। हाँ इसलिए कहाँ पहले सॉल्व करो अपने, एक बार कोशिश करिए सॉल्व करने का।
हाँ बेटा जल्दी बोलो। पाई, अरे भाई बाहर वाले रेडियस में से अंदर वाले का रेडियस, बाहर वाले के क्रॉस सेक्शन एरिया में से अंदर वाले की क्रॉस सेक्शन निकालोगे ना, तब ना केवल बाहर वाले की एरिया आएगी। तो 4r² माइनस r² पाई तो बाहर ले चुके हैं, हो गया। और क्या, तो k a डेल्टा थीटा, θ1 माइनस θ2 हो गया अपान l तो वैसे ही रहेगा, हो बेटा। चलो इसको हटा दें, थोड़ा आपको देखने में कन्फ्यूजन हो रहा होगा बेटा, फिर से लिख देता हूँ इसको। चलो देखिएगा, फिर से देखिएगा। हाँ बोलो बेटा, फिर से क्या लिखूँ? ये लिखना सीख लिए तो समझिए कि आपका पूरा सब तैयार है। K2 a मीन्स पाई, बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, तो 4r² माइनस r², और टेम्परेचर डिफरेंस तो वही है, θ1 माइनस θ2 ही है अपान ये लो। ओके फैंटास्टिक, लिख दिया आपने सब कुछ। हाँ सब कुछ हो गया, बस सॉल्व कर दो इसी को। देखिए ये IIT में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। यदि मान लीजिए कि आप पहले से नहीं किए हुए हैं, यदि सपोज करें कि आपने पहले से नहीं किया हुआ है भाई, तब तो प्रॉब्लम होगी, श्योरली प्रॉब्लम होगी ना। लेकिन यदि पहले से किए हुए हो तो आपको ऐसा क्वेश्चन कुछ भी लगेगा ही नहीं। क्यों? पहले से प्रैक्टिस है। आप जानते हैं जो क्वेश्चन आप किए होते हैं एग्जाम में, जब वो क्वेश्चन आपको दिखता है तो बड़ी खुशी होती है। और जो क्वेश्चन नहीं कभी किए होते हैं तो पहले ही ज्यों देखते हैं ना तो त्यों नर्वस होने शुरू हो जाते हैं। अरे यार ये तो क्या पूछा है, तो कभी देखे ही नहीं है। तो कोशिश क्या करना है, सारे आसान से आसान, कुछ भी आसान नहीं होता है, वो जो आसान होता है ना बेटा, वही जब नहीं तैयारी होती तो टफ हो जाता है। जो आपको आता है वो आसान है, जो नहीं आता वो टफ है, बस सीधी सी बात है। इसलिए सारे क्वेश्चन पे ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए अपना। फिलहाल ओके कमांड, चलिए तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए पाई ना, पाई r² सभी में है, तो देखिए पाई, एक मिनट बेटा, r1 r2 का चक्कर है ना, हाँ एक सेकेंड, तो r2 बराबर 2r था, तो r1 के यदि हम r मान लेते हैं तो वो हमारा r2 बराबर क्या हो गया है, चलो बेटा, तो यदि r1 बराबर हमारा r है तो r2 बराबर हमारा क्या हो गया बेटा, 2r हो गया ना। तो 2r यहाँ तो सही है, यहाँ पर भी देखो बेटा r1 है तो r है ना, ठीक। और ये क्या है, ये क्या है, बाहर वाला है 4r है, तो 4r, ठीक है बेटा। चलिए तो देखो बेटा, तो पाई से पाई सब में कैंसिल हो गया, पाई यहाँ का भी पाई हट गया, पाई पाई सब हटा दीजिए। देखिए l सब में भी हटा दीजिए, हटा दिया। यहाँ पे बेटा यहाँ पे r² है, यहाँ भी r² है, इसमें भी r² आएगा, तो r² यहाँ से कॉमन लिया, फिर यहाँ r² वो भी कॉमन लिया, पूरा बाहर निकाल दिया, तो सभी r² एक दूसरे से क्या हो जाने हैं, सब कट जाने हैं, और कुछ नहीं। देखिए बस हो गया, आंसर आ जाएगा तुरंत। देखिए k डैश बराबर कितना हुआ, नहीं, अब θ1 माइनस θ2 यहाँ पर भी है, θ1 माइनस θ2 यहाँ भी है, और यहाँ भी है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तब क्या बचा, ऊपर बचा आपका k डैश, और यहाँ बचा हुआ है 4, तो k डैश देखना बेटा, k डैश बराबर कितना आएगा, यहाँ 4 भी है, ध्यान देना। तो यहाँ बचा हुआ है आपका k1 प्लस यहाँ कितना बचा हुआ है, 4 माइनस 1 यानी कि 3 बचा हुआ है, 3, और यहाँ क्या बचा हुआ है, k2, तो k1 प्लस 3 k2 ये आया अपान, ये 4 नीचे चला गया अपान 4। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके हाँ यही आंसर आपका है, मात्र वैल्यू रखते ही साल। और ये आपके IIT का जब जिस साल आया था उस समय सबसे टफ क्वेश्चन था। हाँ IIT मेंस में था, सबसे टफ क्वेश्चन था उस साल का, ये पेपर का। हो गया बेटा, चलिए फिर और आगे बढ़िए। तो हाँ यहाँ पर तैयार हो गया। हाँ अब आप कहेंगे कि सर बोले थे आप मैजिकल ट्रिक किसका देने का, तो ये सब ना करना पड़े, ये वैल्यू ना रखना पड़े, तो कुछ ऐसा बताइए कि बिना पेन उठाए मार दें। चलिए बिना पेन उठाए मार दीजिए, आइए वो भी प्रोसेस, वो भी फार्मूला ले लो। हो गया, यहाँ तक पहुँच गए, आंसर यही है। आ जाओ देखना अभी। हाँ अब मैं यही क्वेश्चन आपको कह रहा हूँ करने के लिए, लेकिन अब यहाँ दे रहा हूँ कि R2 बराबर 4R1 था। अब करिए आंसर, तो हमारी आंसर
या हाँ अभी इसमें कितना था, इसमें था R2 बराबर 2R1 था ना। अब मान लीजिए दे दिया आपको कि R2 बराबर 3R1 है और क्वेश्चन यही था, थोड़ा सा डिजिट बदल दिया बस, फिर आ गया आपके IT में, फिर आ गया। अब क्या करोगे, मारिए अब आंसर, सॉल्व करिए। बाकी सब चीज़ें वैसे ही हैं सब कुछ। क्या करिएगा, हाँ तो एक ऐसा फार्मूला चाहिए कि जिसमें पास वैल्यू पुट करा सीधे आंसर आ जाए, है कि नहीं। चलो ये भी से सॉल्व इसका बहुत आसान ही है ना, इसका भी पूरा सॉल्व बहुत ही आसान है। क्या H बराबर H1 प्लस H2 कर देना है, H बराबर H1 प्लस H2 कर देना है। एक सिलेंडर है जो 2 मीटर से बना हुआ, सॉलिड सिलेंडर है जो 2 मीटर से बना हुआ है। ऊपर पहले बना लिया तो जैसे लग रहा है अंदर हॉलो है, लेकिन नहीं, अंदर दूसरा मेटल भरा हुआ है। तो एक सॉलिड सिलेंडर 2 मीटर से बना हुआ है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्रमशः K1 और K2 है। इंड पर टेम्परेचर एक ही है, θ1 θ2 है। थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है, रेडियस इनर वाले का, अंदर वाले का रेडियस कुछ है, बाहर वाले का कुछ है। और हमको बताना है कि रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी। ओके, क्या होगी, चलिए अब मैं आपको जा रहा हूँ देखने इसका मैजिकल सुपर ट्रिक क्या है। क्या मैजिकल सुपर ट्रिक्स, ऐसे क्वेश्चंस जो एक फार्मूला हो, ऐसा क्वेश्चन जो एक फार्मूला हो, कोई छोटा सा फार्मूला हो और उस तरह के सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाए, तो वही है मैजिकल सुपर ट्रिक 300 फिजिक्स। ओके कमान। क्या जब भी कभी यह क्वेश्चन आए तो K डैश बराबर K1 प्लस n² माइनस 1 इंटू K2 अपान n² कर दीजिएगा। अवश्य ही देखते ही आंसर आ जाएगा ना, अवश्य ही देखते ही आंसर आ जाएगा। देखिए फैंटास्टिक फैंटास्टिक, श्योरली दैट विल बी आंसर। अब कहेंगे सर कैसे, और n क्या है, तो जब भी रेडियस होगा तो दोनों रेडियस तो बराबर होंगे नहीं, बाहर वाले का रेडियस अंदर वाले के रेडियस का कुछ टाइम्स होगा, चाहे वह 2 टाइम्स हो, चाहे वह 2 टाइम्स हो, चाहे वह 3 टाइम्स हो ना, चाहे वह 4 टाइम्स हो, कुछ तो होगा, या 1.5 टाइम्स हो, कुछ तो होगा। तो बाहर का रेडियस हमेशा ही अंदर वाले का कुछ टाइम्स होगा। यदि वह 2 गुना है तब क्या होगा, 3 गुना है तब क्या होगा, यदि वह 4 गुना है तब क्या होगा। ठीक, 3 क्वेश्चन हम लोग के सामने हैं, इसका आंसर अभी अभी आपने निकाला है। अब पहले इसका आंसर चेक करिए कि जो आपने सॉल्व करके निकाला है और जो सुपर ट्रिक है उससे आंसर एक ही है कि नहीं। यहाँ पर n का मान कितना है, जब भी कभी आपको दिया जाए R2 बराबर nR1 लिखिए, वहाँ पर पहले नोट करिए कि R2 बराबर nR1 मीन्स कि कभी भी दिया जाए कि R2 बराबर nR1, कभी भी दिया जाए कि R2 बराबर nR1 दिया जाए, तो देख लीजिए कि n की वैल्यू क्या है। n बराबर क्या है, देखिए यहाँ पर 2 है n बराबर, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, n is 2, 3 and 4। यूज दिस फैंटास्टिक ट्रिक K1। देखिए अब क्या हुआ, K डैश बराबर K1 वैसे लिख दिया प्लस n² n is 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 K2 अपॉन n² मीन्स 2 का स्क्वायर 4, दैट इज द आंसर। फैंटास्टिक आंसर, यही आंसर आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब हाँ, अब अगला क्वेश्चन आंसर आप बताइए। चलिए अब इसका आंसर बताइए आप, इसके लिए क्या बनेगा आंसर, 3 गुना हो तो बस देखिए K डैश बराबर K1। हाँ याद रहे K1 कौन होगा, जो अंदर वाला है, कम वाला है, वही है K1। इनर वाले का है K1 और बाहर वाले का है K2, याद रहे। तो K1 प्लस क्या n² 3 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू K2 अपॉन n² मीन्स 3 का स्क्वायर। देखिए आंसर कितना आया, K1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 K2 अपॉन 9। ओके फैंटास्टिक आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन, 4 टाइम्स है तो क्या होगा। देखिए ऐसे ही जादू चाहिए, ऐसे ही मैजिक चाहिए। यदि बहुत सारे क्वेश्चन में से जैसे मान लीजिए कि आपको 30 क्वेश्चन करने IIT में
और यदि आपको 10 क्वेश्चन भी जादू वाले मिल जाते हैं, मैजिक वाले मिल जाते हैं, जो सुपर ट्रिक पे सॉल्व है, आंसर मार देना है, तो टाइम बचेगा और वह टाइम अपना हम बाकी क्वेश्चन पे लगाएंगे। जो टफ क्वेश्चन होगी, कैलकुलेशन जिसमें लंबा होगा, उस पर समय लगाएंगे। यही बात नीट में है। 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, 50 में से 45 आपको करने होंगे। 50 क्वेश्चन पेपर में होगा, 45 आपको करना होगा। अब उस 45 में से यदि 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैजिकल मिल गए, सुपर ट्रिक वाले मिल गए, जिसको देखते ही आंसर मार दिया, तो समय बचेगा। वो समय जो टफ क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे, जिनमें कैलकुलेशन लंबा होगा, उस पर टाइम बचा करके उन पे टाइम दीजिए। तो तैयारी का यही मतलब है ना, और क्या। और क्या, माना कि चूँकि इसलिए से नहीं होगा तैयारी, वो तो बीएससी के लिए ठीक है, बोर्ड का जहाँ लिखना है, लंबा लंबा कॉपी भरना है, वहाँ ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, तो सुपर फास्ट, ये तो बस ऊपर वाला एक बार मेहरबान हो, ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, क्या हो जाए, बस एक बार सही सही निशान लग जाए, जहाँ पेन रखिए वही आंसर हो, वही सही करेक्ट ऑप्शन हो, मज़ा आ जाएगा। फिलहाल चलिए अब देखिए, यदि R2 बराबर 4 है, यहाँ पर n के बराबर 4 दिया बेटा, तब क्या करोगे, मार दीजिए। हाँ बोलिए, क्या लिखूँ, चलिए बोलिए। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15 K2 अपॉन 16। ओके, दैट इज आंसर। हो गया सर, देखते ही देखते, कुछ भी करना नहीं, याद हो गया। तो बस ध्यान दे, क्या देना है कि R2 बाहर वाला है, अंदर R1 है, K1 अंदर वाला है, K2 बाहर वाला है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ बेटा, चलिए तो हाँ बेटा, एक पॉइंट है, थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, तो एक हेडिंग डाल दीजिएगा। तो बस इसका थोड़ा फार्मूला आपको समझ लेना है ना, कि ये होता क्या है। देखिए एक लाइन लिख दीजिएगा कि फोरियर, राइट, लिख दिया, एक लाइन लिख दीजिएगा कि, हाँ बेटा, फोरियर्स इक्वेशन क्या है। तो बस फोरियर इक्वेशन होता क्या, बस हमको ये देखना है, फोरियर इक्वेशंस होता क्या है। हो बेटा, चलिए आइए, फोरियर इक्वेशंस क्या है। तो जानते हैं कि हम लोग जब पढ़ते हैं, जो भी अब्रेविएशन आप पढ़े हुए हैं, तो वह पढ़े हुए हैं किसके लिए, स्टडी स्टेट के लिए। स्टडी स्टेट क्या होता है, तो ये पूरा गजब का पीछे थ्योरी में अच्छी तरह से समझा दिया हूँ। तो बिफोर स्टडी स्टेट को क्या कहते हैं, बिफोर स्टडी स्टेट ना, क्या कहते हैं, बिफोर स्टडी स्टेट कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्टेट, वेरिएबल स्टेट बोलते हैं बेटा। मीन्स वेरिएबल स्टेट में क्या हो रहा होता है, तो वेरिएबल स्टेट में जब आप कहीं पर किसी भी कोई भी कंडक्टर है जिसको हीट कर रहे होते हैं ना, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, हीट कर रहे होते हैं, तो हीट दिया आपने Q1 और यहाँ हीट निकल रहा है Q2, तो Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2, मीन्स कि Q1 इक्वल टू नॉट Q2, Q1 इक्वल टू नॉट Q2। ओके, तो जब ये स्टेट होता है, जब ये कंडीशन फॉलो होता है, तो उसी को कहते हैं क्या, हम लोग कहते हैं वेरिएबल स्टेट कहते हैं। और उस समय हो क्या रहा होता है, उस समय ना, ये जो क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ऐसे 2 ले लिए जाए या 3 ले लिए जाए, मान लीजिए A B C, ये 3 हैं, मान लीजिए 3 हैं सपोज ना, और ये क्या है, ये कोई रॉड है, ठीक है, ये कोई एयर रॉड मान लीजिए। तो ये जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर, यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए TB, यहाँ का है TB, यहाँ का है TC, तो होगा क्या, नंबर 2 पर आ जाइए, TA विल बी ग्रेटर देन TB विल बी ग्रेटर देन TC। और एक बात और साथ में होगी कि TA इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम होगा,
TB इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम होगा और TC इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम होगा। मीन्स बढ़ रहे होंगे, समय के साथ सब बढ़ रहे होंगे। तो फंक्शन ऑफ टाइम मीन्स कि पूरे रॉड पर कहीं भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, टेम्परेचर कंटिन्यूस बढ़ रहा होगा। देखिए टेम्परेचर कंटिन्यूस बढ़ा, हर बिंदु का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। TA भी, TB भी, TC भी, देख रहे हैं ना। TA फंक्शन ऑफ टाइम, इंक्रीजिंग विद द टाइम। दिस स्टेट इज कॉल्ड वेरिएबल स्टेट। एंड नाउ द क्वेश्चन, विशेष करके या हायर क्लासेस में आती है बेटा फूरियर इक्वेशन। लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ते हैं कि वेरिएबल स्टेट, तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग के सिलेबस में वेरिएबल स्टेट एंड स्टडी स्टेट। तो वेरिएबल स्टेट गवर्न किस इक्वेशन से होता है? तो जिस इक्वेशन से स्टडी स्टेट तो जानते हैं, स्टडी स्टेट तो आपने क्यूब का मान निकाल दिया। स्टडी स्टेट क्या हुआ? देखो बेटा, अब यही, ये तो था, ये कौन सा स्टेट है? यह है स्टेट। अभी भी क्या कहेंगे इसको? ये भी क्या है? ये है वेरिएबल स्टेट है। जबकि स्टडी स्टेट में आप क्या पढ़ेंगे? हाँ, ये सब हो चुका, पढ़ा चुका बेटा। स्टडी स्टेट में क्या होता है, जैसा कंपेयर कर दें, यहाँ पर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। तो स्टडी स्टेट में क्या होता है? नंबर 1 Q1 बराबर Q2, हाँ नोट करते जाइएगा, Q1 बराबर Q2। नंबर 2 TA विल बी ग्रेटर दैन TB इक्वल टू ग्रेटर दैन TC, बट TA इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, not increasing, TB equal to constant and TC equal to constant, and this state is called the steady state ना, steady state। तो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल स्टेट एंड स्टडी स्टेट, तो यह चैप्टर जब शुरू हुआ था मैं तभी बताया था, तो फिर अब क्यों बता रहा हूँ है ना। तो अब बता रहा हूँ, तो बताया था, मैं पूछा था उसमें आपसे बोला था ना कि अभी एक मैं बताऊंगा फूरियर इक्वेशन जो आपके लेवल से थोड़ा सा हायर लेवल का है, लेकिन चूंकि वेरिएबल स्टेट नाम आपके सिलेबस में है तो इसलिए थोड़ा किस इक्वेशन से गवर्न होता है वह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चूंकि आपको डर न लगे इक्वेशन को देख करके, इसलिए मैं इसे बाद में बताऊँगा, तो वह बाद अब आ गया है ना। ओके, तो ये है। अब देखिए, तो दोनों का एक बार कंपेयर कर दिया कि व्हाट विल बी इन द स्टडी स्टेट। तो दीज विल बी द कंडीशन फॉर द स्टडी स्टेट, नोट फर्स्ट, एंड ऑल दीज विल बी द स्टेट ऑफ द वेरिएबल, मीन्स बिफोर अचीविंग द स्टडी स्टेट। द स्टेट इज कॉल्ड वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट में क्या होता है? हर बिंदु का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, जितना हीट दे रहे होते हैं दूसरे इंड से उतनी हीट नहीं मिलती है। जबकि स्टडी स्टेट में क्या होता है? जितना हीट आप दे रहे हैं उतनी हीट बाहर हमको मिलती है। Q1 बराबर Q2 होता है, देख रहे हैं ना, Q1 बराबर Q2 होता है। लेकिन जबकि यहाँ पर Q1 इक्वल टू नॉट Q2 होता है। फैंटास्टिक। एंड नाउ द पॉइंट, नोट करिए, जल्दी फास्ट करिए, हो गया? यही वीडियो रोक करके बेटा नोट कर लेना ठीक से, आगे बढ़े। हो गया? चलिए अब आइए, अब मेन इक्वेशन जो है अब हम उस पर चलते हैं। तो अब कौन सा स्टेट बताना है बेटा हमको? फूरियर इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं क्या है। तो फूरियर नामक साइंटिस्ट ने वेरिएबल स्टेट के लिए जो इक्वेशंस दिया, उस इक्वेशंस को ना कहते हैं फूरियर इक्वेशन, में किससे वो गवर्न होता है। चलो बेटा आ जाए, देखिए तो फूरियर इक्वेशन क्या है? तो d2 थीटा अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू रो एस ना, इक्वल टू रो एस अपॉन के है बेटा। तो रो एस अपॉन के डी थीटा बाई डी टी प्लस ई पी बाई के ए इंटू डेल्टा थीटा। तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज द फूरियर इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज द फूरियर इक्वेशन। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या है? तो देखिए अब इसको कहेंगे क्या? यह है डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहते हैं कि यह सेकेंड ऑर्डर ना डिफरेंशियल, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। हो गया? अब देखिएगा, माइंड हियर थीटा इज द टेम्परेचर, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द हॉट इंड ना, एक्स, ये एक्स बेटा, ठीक।
अच्छा, और रो क्या है? रो इज द डेंसिटी, एस इज द स्पेसिफिक हीट एंड के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रॉड। ये क्या है? चलिए मैं सब कुछ लिख दूँ क्या है। ओके चलो बेटा लिखिए, रो डेंसिटी ऑफ रॉड जिस मटेरियल का बना हुआ है, यस क्या है? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट है, और क्या? के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड। ओके चलिए ये हो गया, यहाँ पे आ जाइए। ई क्या है? ई है इमिसिव पावर, मीन्स कि पर यूनिट एरिया 1 सेकंड में कितना हीट रेडिएट होता है उसे कहते हैं इमिसिव पावर। हो गया। चलिए पी क्या है? पी पेरीमीटर। तो देखे होंगे कि आयन हॉज एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग ई पी बाई के लिखे थे ना, याद आ रहा है ना? म्यू का मान वही वाला है, ई पी बाई के। के क्या है? जानते ही हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। और ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ओके तो दिस इज द इक्वेशंस। अब जा देखिएगा यहाँ पर एक बात और, दिस इज द फूरियर इक्वेशन। हाँ अब जा देखना बेटा, यहाँ पे मेन बात यह है कि स्टडी स्टेट में अब कह दिया जाए, देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका, क्या कि यदि जब स्टडी स्टेट पहुँच जाता है तो उस समय जो हीट फ्लो होता है, तो हीट फ्लो का इक्वेशन क्या है? तो व्हेन, नंबर 1 कर दीजिए कि व्हेन स्टडी स्टेट रिच्ड, जब स्टडी स्टेट रिच जाएगा तब क्या होगा? तब जानते हैं कि टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। अभी देखा है टी ए बराबर टी बी बराबर टी सी, हर बिंदु का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो स्टडी स्टेट का मतलब क्या हुआ कि डी थीटा बाई डी टी विल बी 0। एन हुआ नो चेंज इन द टेम्परेचर, नो चेंज इन no change in the temperature, and then what will happen? D theta by dt will be 0. Put here d theta by dt equal to 0. Then what will happen? This factor will be 0, and then what will happen? d2 theta upon dx square equal to the factor 0 हो गया, equal to what? EP by ka डेल्टा थीटा। फैंटास्टिक। अब इसी को कहते हैं ना, इसी को कहते हैं म्यू। तो ये यदि अंडर रूट कर करके हम उसका स्क्वायर कर दें तो मान में कोई अंतर पड़ा नहीं ना, मान में कोई अंतर पड़ा नहीं। इसीलिए कहते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ना, इसको ये म्यू, इसको अंडर रूट करेंगे तो म्यू का मान बन जाएगा, इसे म्यू कहते हैं। देखिए तो अब म्यू बराबर क्या हुआ? चलिए यहाँ पे, हाँ चलिए पहले इसको अंडरलाइन करिए। हाँ डेल्टा थीटा क्या है? दोनों इंड के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। तो ए पे, अब इसी को क्या कहेंगे? अब यह इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए अब क्या हुआ, d2 थीटा अपान dx स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू क्या? डेल्टा थीटा। और अब यहाँ पर यह म्यू स्क्वायर बनाना बेटा, म्यू स्क्वायर। तो अब कहेंगे आप कि म्यू बराबर क्या हुआ? अंडर रूट ई पी अपान के ए हो गया, ई पी अपान, ओके, ई पी अपान के ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ द म्यू, एंड म्यू इज व्हाट? म्यू इज द कांस्टेंट, म्यू इज द कांस्टेंट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द, देखिए अब मैं इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे आप? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टडी स्टेट। यही है इक्वेशन किसका? इक्वेशन ऑफ स्टडी स्टेट। चलिए अभी कौन सा इक्वेशन है? तो इक्वेशन ऑफ स्टडी स्टेट। ओके
क्लियर हो बेटा, यह है इक्वेशन ऑफ स्टेडी स्टेट। अब मैं कहूँगा आपसे कि इस इक्वेशन ऑफ वेरिएबल स्टेट क्या लिखना है तो क्या होगा, तो इस वेरिएबल स्टेट, तो वेरिएबल स्टेट का इक्वेशन क्या होगा बेटा, पूरा का पूरा वेरिएबल स्टेट का इक्वेशन हो गया। इसी को कहते हैं फूरियर इक्वेशन, इसी को कहेंगे फूरियर इक्वेशन। हो गया, चलिए क्लियर हो गया बेटा। ये इक्वेशंस, तो ये है इक्वेशन ऑफ स्टेडी स्टेट और ये है इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल स्टेट, इसे कहते हैं फूरियर इक्वेशन। क्लियर। हाँ, अब यदि डेल्टा थीटा कहीं पर जीरो हो जाए, मीन्स देयर बी नो चेंज इन द टेम्परेचर, डेल्टा थीटा जीरो हो जाए, ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, तब ये हो जाएगा रो एस बाई के। तो इसे कहते हैं ना, इसे कहते हैं डिफ्यूसिविटी, यानी कि डेल्टा थीटा कांस्टेंट हो। ध्यान दीजिएगा कि डी थीटा बाई डी टी, मतलब ये डेल्टा थीटा कांस्टेंट हो, तो डेल्टा थीटा का मान यदि जीरो कर दें, हम इसको जीरो कर दें, तब देखिए ये फैक्टर जीरो हो जाना है, अब बचेगा तब ये रो एस बाई के ए। तो अब मैं कहूँ आपसे कि इक्वेशन ऑफ देखिए, अब मैं कहूँ आपसे कि इक्वेशन, एक पॉइंटर नोट कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ डिफ्यूसिविटी क्या होगी, मीन्स कि यदि कहीं पर कोई रॉड है और वह कवर्ड है, तो उसमें हीट का लॉस कैसे हो रहा होगा, तो उसे कहते हैं ना, जो हीट का लॉस हो रहा होता है, धीरे 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 हीट का लॉस हो रहा है, तो उसे डिफ्यूसिविटी कहते हैं। तो वह क्या होगा, तो इक्वेशन डिफ्यूसिविटी में ना डेल्टा थीटा का मान कांस्टेंट है, चूंकि इसकी वैल्यू इसकी कांस्टेंट है, या कहें कि ये वैल्यू इसकी जीरो है, चेंज नहीं है इसमें कोई, तो ये जीरो हो गया। तो जब ये जीरो हो गया तब इक्वेशन आएगा डी टू थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रो एस अपॉन के ना, इंटू क्या, इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब देखिए इसको कहते हैं 1/h, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब यही क्वेश्चन लिख सकते हैं कैसे, डी टू थीटा बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/h डी थीटा बाई क्या, डी टी। ओके, अब जब देखिए h बराबर क्या हुआ, तो h बराबर हो गया, हाँ h बराबर उल्टा हो जाएगा ना, k बाई रो एस, तो k बाई रो एस, और इसे कहते हैं डिफ्यूसिव कांस्टेंट, डिफ्यूसिविटी कांस्टेंट h, इसको d भी कहते हैं। तो h बराबर d बराबर k अपॉन रो एस, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज द डिफ्यूसिविटी कांस्टेंट। तो तीन चीज़ें यहाँ पर आपको क्या जानना था। नंबर एक, फूरियर इक्वेशन होता क्या है, नंबर फर्स्ट फूरियर इक्वेशन क्या होता है। नंबर सेकंड पे जानना था आपको कि स्टडी स्टेट में इक्वेशन कैसे होता है, या इस इक्वेशन को हम लोग आइन हाउस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए थे, तो कैसे होता है। नंबर 3 पे जाना कि डिफ्यूसिव कांस्टेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्लियर, और उसका इक्वेशन क्या होता है। ओके, तो आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। आज यहीं तक। और यह चूँकि कहा था कि मैं बाद में आपको बताऊंगा, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, टफ पॉइंट है, तो फिलहाल यहाँ से कुछ भी आपको बस 2 चीज़ जाननी है। हाँ, ये बार नज़र डाल दें कि फूरियर इक्वेशंस क्या होता है, स्टडी स्टेट क्या होता है, क्या स्टडी स्टेट के पहले वेरिएबल स्टेट में भी कोई इक्वेशन होता है जिससे गवर्न होता है वह, तो हाँ वो फूरियर इक्वेशंस है। इतनी जानकारी, मान लीजिए भी एक लाइन पूछते तो क्या करेंगे कि स्टडी स्टेट में तो हम पूरी पढ़ाई करते हैं, वेरिएबल स्टेट में क्या होता है, तो यह वेरिएबल स्टेट, डिफ्यूसिविटी क्या होती है, उस डिफ्यूसिविटी कांस्टेंट क्या है, बस इतना ही इसमें जानना है आपको ना। तो ये खुद ही हम लोग बहुत ही एडवांस ये सब सारी चीज़ें हैं। तो क्या पढ़ रहे थे, P100 फिजिक्स, यह था हम लोग का एपिसोड नंबर 4 हीट कंडक्शन का। अब इसके बाद में एक अगला एपिसोड आएगा ना, एक अगला एपिसोड अभी आएगा, और वो एपिसोड होगा हीट कंडक्शन पार्ट 5, यानी कि जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं वह। और इसके बाद में अब शुरू होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं स्टीफन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, IIT में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग वहाँ पढ़ते हैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, सोलर कांस्टेंट,
सन का टेम्परेचर, स्टीफन्स लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ ना, और न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग, ये और जो एनर्जी कर्व, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले चैप्टर में आने वाला है। और वह चैप्टर कौन सा होगा? रेडिएशन। रेडिएशन, तो यानी कि अभी से बाद चौथा चैप्टर आने वाला है, एपिसोड रेडिएशन पार्ट फर्स्ट आने वाला है। तब तक ये पूरा कर डालेगा। एक एपिसोड इस पर भी न्यूमेरिकल का और आएगा, वो बाद में आएगा। अभी से बाद पहले शुरू करेंगे रेडिएशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ओके, बेस्ट ऑफ लक।